स्वागत है आपका होली स्पेशल सेशन में, जिसमें आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का महा मैराथन क्लासेस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है, हुक्कू सिंह और मुनकू सिंह कहाँ से 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 1857 का विद्रोह ऐसा टॉपिक है कि बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है जगदीशपुर, बी है राजगीर, सी है अमरथू और डी है क्या अरवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर। और राजगीर से आपको ध्यान रख लेना है, ये नाम कौन सा नाम, हुक्कू सिंह और मुनकू सिंह, चूंकि पूछ सकता है। वहीं चलिए अगर राजगीर की बात करें तो ये आपको तो पता ही है कि कहाँ स्थित है। तो बिहार राज्य में कहाँ स्थित है, नालंदा जिले में, नालंदा जिला में, ये आपको जानकारी होगी। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रख लेना है। वहीं अगर हम बात करें कि और क्या जानकारी और कहाँ से हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो मेरठ की छावनी से। कहाँ से, तो मेरठ की छावनी से। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, कुछ स्थान जैसे कि पूछ लिया जाता है कि बरेली से किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, या प्रमुख नेता की बात आई है, तो ध्यान रखिएगा बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान ने। कुंवर सिंह का तो हालांकि आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा, फिर भी बात जब आती है जगदीशपुर से तो कौन हो जाएंगे, कुंवर सिंह हो जाएंगे, जो कि ये भर भर के पूछा गया है बिहार के किसी भी एग्जाम में। वहीं अगर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेगा कि कानपुर से किसने किया था इसका नेतृत्व, तो कानपुर से किसने किया था, तात्या टोपे ने। किसने, तो तात्या टोपे ने किया था। वहीं और किसका पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए लखनऊ से, कि लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। एक एक प्रश्न को डिटेल में कराया जाएगा। वहीं बात करें बिहार का, जगदीशपुर का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार पूछता है। झांसी का ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये बात हो गई, जो इम्पोर्टेंट है उसका ध्यान आपको होना चाहिए। फैजाबाद से एक ध्यान रख लीजिएगा, फैजाबाद। तो फैजाबाद से किसने किया था, मौलवी मौलवी अहमदुल्लाह, इन्होंने ही क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो एक प्रश्न में देखिए आपको कितनी सारी जानकारियां दे दी गई। इसी तरह आज के दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। औरंगजेब के शासन काल के दौरान बिहार के अंतिम राज्यपाल का नाम बताइए। आपसे अंतिम का पूछा जा रहा है, ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंस अजीम उस शान, या फिर प्रिंस मोहम्मद शाह, या फिर आजम खान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस अजीम उस शान। ठीक है, ये बात हो गई कि इनको क्या हुआ था। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अजीम उस शान को 1697 में सम्राट औरंगजेब द्वारा
सम्राट औरंगजेब द्वारा बंगाल, बिहार और क्या क्या और उड़ीसा का, कहाँ का, तो उड़ीसा का वायसराय नियुक्त किया गया था। वायसराय नियुक्त किया गया था। तो ये नोट डाउन आप जरूर करिएगा, ठीक है। वहीं अजीम उस शान, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अजीम उस शान की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ध्यान रखिएगा कि अजीम उस शान की उपाधि प्रदान करने वाला कौन था। प्रदान करने वाला अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे आप इसमें बहादुर शाह। कौन हो जाएंगे, बहादुर शाह, ठीक है। चूंकि औरंगजेब का ये क्या था, अजीम उस शान पोता था, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर औरंगजेब की बात आई है तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहा दिया जाता है और क्या कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। बाकी औरंगजेब के बारे में आपको डिटेल से क्लासेस भी कराई गई हैं। बढ़ेंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न पे। किस नवाब के दबाव के कारण 1750 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री बंद कर दी गई थी। तो यहाँ आपसे ये वर्ष भी ध्यान में रखना है। तो ये जो कर दिया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन ए है अलीवर्दी खान, बी है मुर्शिद कुली खां, या सी है सिराज उदौला, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलवर्दी खान ने 1750 में बंद कर दिया था, ठीक है। ये नवाब कब तक रहा था, तो 1740 से लेकर 1756 तक क्या रहा था, बंगाल का नवाब। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें इसमें कुछ और पॉइंट की, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसने का मतलब अलवर्दी खान ने नवाबों के क्या क्या था, नसीरी वंश को, कौन सा वंश, तो नसीरी वंश को पदच्युत करके सत्ता हासिल किया था। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको पता होना चाहिए। बाकी रहा ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खान की बात। तो ये आपको क्या पता होना चाहिए कि मुर्शिद कुली खान जो था बंगाल में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का लिख देते हैं कि बंगाल में इस तरह से लिखिए कि बंगाल में एक स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक था। क्या था, संस्थापक था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा चौथा नंबर प्रश्न। और एक एक प्रश्न को आपको देखना है, सुनना है और नोट डाउन करते चलना है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। सिताब राय की मृत्यु के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने बिहार का दीवान नियुक्त किया, यानी कि किसे किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स की जब बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये पूछा जाता है, माध्यम से बंगाल का ये क्या था, पहला गवर्नर जनरल बना था, पहला गवर्नर जनरल था। तो ये पॉइंट भी ध्यान आपको रखना है, किस एक्ट के तहत, तो 1773 के तहत
ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें तो बारे ने, अगर इसका पहले आंसर जान लेते हैं कि बिहार का दीवान किसे नियुक्त किया था, तो कल्याण सिंह को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये बात हो गई। और ये भी ध्यान आपको रख लेना है इसमें कि किसकी मृत्यु के बाद, तो सिताब राय की मृत्यु के बाद। कल्याण सिंह की अगर हम बात करें तो 1772 से लेकर 74 तक ये क्या था, बंगाल का दीवान, बंगाल का दीवान। ठीक, ये आपका इसका अवधि भी ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की बात करें। ऑप्शन नंबर बी में है ख्याली राम। तो ख्याली राम को यहाँ पर करते हैं कि ख्याली राम जो है 1772 से लेकर 1775 तक अवध का दीवान था। कहाँ का दीवान था, तो अवध का दीवान था। वहीं अगर हम बात करें रघुवीर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इस तरह से ये ध्यान रखिएगा कि 1775 से लेकर 1777 तक ये कहाँ का दीवान रहा था, तो अवध का ही, अवध का दीवान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या आ चुका है। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया। आपसे वर्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो है 25 नवंबर 1759 को लड़ी गई थी। ये हो गया पहला बात। किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो ब्रिटिश और डच सेना के बीच, ब्रिटिश और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। तो ये डेट आपको पता हो गया कि क्या होगा इसका आंसर, नवंबर 1759। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं इसमें, तो जब क्या कहता है डचों को हराया गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि वे भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे, इंडोनेशिया चले गए, इंडोनेशिया चले गए थे। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं बात करें, एक नाम ध्यान रख सकते हैं, पूछा जाता है कार्नेलस डी हार्टमैन। क्या नाम था, कार्नेलस डी हार्टमैन। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था। क्या था, पहला डच नागरिक था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपको बन जाता है, आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, वही बात करें अगले प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। आपके किसी भी एग्जाम में, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला मुगल शासक कौन था, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन, बी है फरुखसियर, सी है शाह आलम द्वितीय, और डी है सिराज उदौला। तो यहाँ देखिए आपसे मुगल शासक पूछा गया है, तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। वहीं जब बात आई है बक्सर का युद्ध, तो इसका भी डेट आपको ध्यान रखना होगा। 22 अक्टूबर 1764 को इसका युद्ध हुआ था। वहीं किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजी सेना, यानी इसके तरफ से नेतृत्व किसने किया था, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो ने। किसने, तो हेक्टर मुनरो ने। और इधर से अगर हम बात करें तो और किसके बीच हुआ था, तो इसमें अवध के नवाब जो कि इस तरह से लिखिएगा,
अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन? मीर कासिम, मीर कासिम। और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें जीत किसकी हो गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी हेक्टर मुनरो की जीत हो गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा इस प्रश्न में। सीधे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। 17वीं शताब्दी में बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अब आपसे यहाँ यूरोपीय का पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, बी है डच, सी है स्पेनिश और डी है पुर्तगाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पुर्तगाली, जो कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय था 1498 में। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, जो कि कालीकट में, कालीकट, ये भी पूछा जाता है कि कालीकट में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। ठीक है, तो ये बात हो गई। वहीं बात करें, यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि पुर्तगालियों ने अपना पहला किला, किला की बात हो रही है, अपना पहला किला जो है कहाँ बनाया था? तो कोचीन में बनाया था। कहाँ बनाया था? तो कोचीन में बनाया था। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी डच, डेनिश, क्या कहता है, फ्रांसीसी, ये सब भी आए थे, ये आपको कई बार बताया भी जा चुका है। और अगर बात करें भारत में डचों ने, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत में डचों ने, जो प्रश्न आपसे बार बार पूछते रहता है, डचों ने 1605 में, कब? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में क्या किया था? पहला कारखाना स्थापित किया था। पहला कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न में, 8वां नंबर। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको जीके जीएस का फुल निचोड़ दिया जाता है सारे सब्जेक्ट का। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे आप पीडीएफ के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो ये सब जो भी जानकारियां हैं आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो अभी ही आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित कमेंट के रूप में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। आज के मैराथन क्लासेस के बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बक्सर की लड़ाई से कंपनी को क्या लाभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर से आ गया है बक्सर की लड़ाई से संबंधित प्रश्न। तो अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करें तो इसमें जो लाभ हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्या हुआ? दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, चूंकि बक्सर की लड़ाई के बाद अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1765 को एक संधि हुई थी। जो कौन सी संधि? तो इलाहाबाद की संधि। और इसी संधि के तहत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लाभ हुआ। तो ये बात हो गई। वहीं और भी कुछ लाभ हुए। ठीक है, पहला लाभ में क्या जान गए हम लोग? दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार। ठीक है,
और भी लाभ में अगर हम बात करें तो राजनीतिक प्रभुत्व हुआ। फिर क्षेत्रीय विस्तार का लाभ हुआ। क्षेत्रीय विस्तार का लाभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर की लड़ाई से प्रश्न बराबर पूछते रहता है। और डेट क्या है इसका? तो 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच लड़ा गया ये आपको हम बता भी चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर 9वें नंबर प्रश्न पे। बिहार में सबसे पहले 1857 का विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? देखिए फिर से आ गया 1857 का विद्रोह की बात। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवघर से हुआ था। और देवघर का भी रोहिणी गांव से। कहाँ से? तो रोहिणी गांव से इसका शुरुआत हुआ था। ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसका डेट क्या था? तो 12 जून 1857। 12 जून 1857। अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें या नायक नेता जो भी, तो कुछ नाम जैसे अमानत अली, सलामत अली, ये सब मुख्य रूप से शामिल थे। शेख हारो। जबकि इन सभी को क्या हुआ कि 16 जून 1857 को फांसी दे दी गई थी। इन वीरों को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। बाकी 1857 की क्रांति से तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही प्रश्न पे। अगर बात करें इसका कारण, आपसे पूछ ले कि इस विद्रोह का कारण क्या था, तो कारण क्या था ये काफी बार पूछा गया है। तो कारतूस। क्या कारण था? कारतूस। या तो कारतूस कहने का मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, कारतूस लिख लीजिए, लेकिन तात्कालिक कारण अगर भाषा में अच्छे से लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखिए, एनफील्ड राइफल का प्रचलन। ठीक है, यानी कि बंदूक में कारतूस भरने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। तो जो भी भारतीय सिपाही थे उनका मानना था कि या तो कारतूस सुअर की चर्बी से बना था या फिर गाय की चर्बी से, इसीलिए ये क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए पढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे, जो कि होने वाला है आज के सेशन का 10वां नंबर प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? ये प्रश्न भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ये डेट भी। और कब तक? तो 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, ये बात हो गई। वही बात करें जो पहली महिला की बात पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर कुछ और महिलाओं की इनमें बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा, अम्बाबाई, जो कि इसमें शामिल हुई थी। कभी कभी आपको क्रम के रूप में भी पूछ लिया जाता है। उसी तरह आप ध्यान रखिएगा, पंडिता रमाबाई। और कौन थी? ताराबाई शिंदे। तो सरोजनी नायडू तो थी ही, साथ साथ इन लोग का भी नाम आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं एक और नाम इम्पोर्टेंट है इसमें, कौन सा नाम ध्यान रखना होगा आपको? कमला देवी। कौन देवी? तो कमला देवी। सही से लिख देते हैं ताकि आप अपने नोट्स भी बढ़िया से बना सके।
तो ये बात हो गई, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लेना है। चूँकि हाँ, ये तो सही हो गया कि शुरुआत कब से कब तक रहा था, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ क्या किया था, दांडी तक अपना प्रसिद्ध मार्च शुरू किया था, दांडी मार्च। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न पे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन ए है बॉम्बे, बी है सूरत, सी है कलकत्ता, डी है नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरत अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कहने का सेंस हो गया कि उदारवादी यानी कि नरम दल की बात हो रही है कि नरम और गरम दल में विभाजित कब कब हुआ था, यानी कि मुख्य रूप से कहें तो मुख्य रूप से क्या लिख सकते हैं इसको, चरमपंथी भी, चरमपंथी और क्या, नरमपंथी, नरमपंथी, ठीक है। और ये 1907 का अधिवेशन, कब का अधिवेशन, तो 1907 का। कहाँ आयोजित किया गया था, तो सूरत में किया गया था, ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर, ठीक है। ये बात हो गई। अगर इसके अध्यक्षता की हम बात करें कि अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने। किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने। ये पूछा भी जाता है, ठीक है। अगर वही बात करें, आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन सी में क्या था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जो ध्यान रखना है 1906 वाला की अगर बात करें कि अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ये बात हो गई। बम्बई अधिवेशन की अगर हम बात करें तो बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था, किसने किया था, तो WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी ने। हालांकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट एक बार जाके तो देखिए। 16 नंबर पे बात करते हैं, सॉरी 12 नंबर जी, 16 नहीं 12 नंबर की बात करते हैं। 1916, देखिए 16 था तो वहीं से 16 निकल गया। प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात कब हुआ, 1916 में हुआ। कौन सा समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिसके जिसके बीच हुआ, तो ये हुआ था, इस तरह से भी दे सकता ऑप्शन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच, मुस्लिम लीग के बीच, मुस्लिम लीग के बीच। लेकिन वही नाम की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच ये क्या है, मतलब ये हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें तो इस समझौते के तहत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा गया था, महत्वपूर्ण क्षण के रूप में क्या हुआ था, देखा गया था। ये बात हो गई। हालांकि यह एकता लंबे समय तक नहीं टिकी, ठीक है। तो ये बात हो गई। समझौता का अगर कुछ मुख्य बात की बात करें कि तो उसमें था पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। और उसके बाद थी स्वशासन का मुद्दा, स्वशासन, ठीक है। तो ये बात भी आपको नोट डाउन कर लेना। आगे की ओर बढ़ेंगे।
और हाँ, होली तो है ही, तो होली में सिर्फ होली नहीं खेलना है, रंग बिरंग में ही नहीं खो जाना, अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देना। इसीलिए आपका ये होली स्पेशल मैराथन क्लासेस लाया गया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून 1879 को महाराष्ट्र के गोरेगांव में हुआ था। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना कहाँ की थी, मेनली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो जो यहाँ पे पॉइंट बनता है ना, इसको भी नोट डाउन करिए। महाराष्ट्र के गोरेगांव में ये डेट, और कब, तो 1911 में किसका स्थापना हुआ, सोशल सर्विस लीग का। ऑप्शन ए है औरंगाबाद, बी है अहमदनगर, सी है बम्बई और डी है नागपुर। तो इसका हुआ था कहाँ, बम्बई में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया इसकी स्थापना, तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ठीक है, वही बात करें नारायण मल्हार जोशी की, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ, लाला राजपत लाजपत राय के साथ 1920 में, कब, तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन क्या हुआ था, कांग्रेस की शुरुआत की थी, कांग्रेस की शुरुआत की थी। तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रख लेना है, पूछ सकता है। और ये एक समाज सुधारक थे, नारायण मल्हार जोशी क्या थे, समाज सुधारक, और इनका काम था बम्बई में शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए ये काम किया था। ठीक है, तो ये बात भी। और हाँ, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का नाम जानते होंगे, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। अगर इसकी बात करें तो ये तो आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसका ये किया था स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले ने। पर यह चर्चा हम इसलिए किए कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी में भी क्या थे, ये एक प्रमुख सदस्य थे। कौन, एक प्रमुख सदस्य में कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न पे चलते हैं, जो कि होने वाला है 14 नंबर प्रश्न। और अभी हमें बहुत सारे प्रश्नों को इसी तरह से करते हुए चलना है। जाति व्यवस्था में हो रहे अन्याय पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक गुलामगिरी किसने लिखी थी, तो ये बात तो तय हो गया, कौन सा पुस्तक, तो गुलामगिरी। इस किस पर प्रकाश डाला गया है, तो जाति व्यवस्था पे हो रहे अन्याय पर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है ई.बी. रामास्वामी नायकर, या है डी ज्योतिबा फूले। तो अगर इसकी बात हम करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ज्योतिबा राय फूले की अगर हम बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता और क्या थे, समाज सुधारक थे। ये बात हो गई। ठीक है, अगर बात करें तो और क्या जान सकते हैं, इन्होंने गुलामगिरी में क्या किया आपको पता ही है। ठीक है, वही इन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिकी गुलाबों को, इस तरह से लिखिएगा कि अमेरिकी गुलामों को समर्पित किया था, गुलामों को समर्पित किया था किसने, तो ज्योतिबा राव फूले ने। ठीक है, ये बात हो गई। वही बात करें, इसमें आप एक पॉइंट ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि यह 1873 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, तो 1873 में। और यह जो पुस्तक थी ज्योतिबा फूले और
ढोंढीवा, नाम ध्यान रखिएगा, ढोंढीवा नामक पात्र के बीच संवाद के रूप में लिखी गई थी। पात्र के बीच संवाद के रूप में लिखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर इनका पूछ दे आपसे कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 1827 में। कब हुआ था? 27 में। और ये जाति व्यवस्था, यहाँ पर एक पॉइंट ये और लिखिएगा कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखने वाले, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु आपको बताए जा रहे हैं जरूर नोट डाउन करिएगा। लिखने वाले ये क्या थे? पहले लेखक थे। पहले लेखक थे कौन? तो ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, महात्मा ज्योतिराव फूले। फिर से आ गया इनसे संबंधित। हंटर कमीशन से सिफारिश की कि राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इन्होंने कहा था कि मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किससे कहा था? बस ये ध्यान रखिएगा, तो हंटर कमीशन से। बाकी अभी ज्योतिबा राय फूले से हम लोग संबंधित प्रश्न कर चुके हैं, तो इन पे ज़्यादा टाइम अब नहीं देंगे, सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप लोग का कमेंट, लाइक, शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी आप लोगों के लिए अच्छा करने की चाह होती है। 16 नंबर पे बात कर लेते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाओं का सामान्य नाम क्या है? किनके द्वारा? तो सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम क्या है? ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, बी है लाल किला, सी है जंतर मंतर, या डी है सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंतर मंतर नाम है। ठीक है, ये कहाँ के शासक? तो आमेर के शासक, आमेर के शासक। ठीक है, किस शताब्दी में ये सब का निर्माण कराया था? तो 18वीं शताब्दी में। ये भी आपसे पूछ सकता है, कौन सी शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि ये वेधशालाएं जो हैं, चूँकि खगोलीय वेधशालाएं की जब बात आई है, तो ध्यान रखिएगा कि ये वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और कहाँ स्थित है? मथुरा और वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है। ये बात हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जंतर मंतर की जब बात आई है, तो ये आपको पता है कि वास्तु शिल्प खगोलीय उपकरणों का क्या है? एक संगठन, उपकरणों का एक संग्रह है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें महाराजा किनकी बात आई है? सवाई जयसिंह की। तो ध्यान रखिएगा कि इसने इस तरह से लिख लिएगा कि इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। कौन से शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना भी की थी सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक है, और बात करें तो और क्या जान सकते हैं कि इन्हें अगर पूछ दे कि यह सवाई की उपाधि किसके द्वारा इनको दी गई थी, तो सवाई की उपाधि इनको किसके द्वारा दिया गया था? मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो ये सब बातें सारे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न। वह प्रणाली क्या कहलाती थी जो
उपज का 20% कर चुकाने पर किसानों को सुरक्षा प्रदान करती थी। ये 20% भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए है चौथ, बी है सरदेशमुखी, सी है राखी या डी है दीवानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी, यानी कि 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में सिख शासकों द्वारा, किसके द्वारा? तो सिख शासकों द्वारा लागू की गई क्या थी? लागू की गई एक प्रणाली थी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम इस प्रणाली की बात करें, राखी प्रणाली की, तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब में, कहाँ? तो पंजाब में किसानों को कर भुगतान के बदले में सुरक्षा प्रदान करती थी, यानी कि उनकी उपज का 20% होता था। तो ये बात हो गई, ये आपको पता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है? चौथ। तो अगर हम चौथ कर की बात करें तो ये भी पूछा जाता है मराठों द्वारा। किसके द्वारा? और यकीन मानिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। मराठों द्वारा क्या है? लगाए जाने वाला एक कर था, लगाए जाने वाला कर था। और ये कितने प्रतिशत? तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है उपज का 25%। कितना प्रतिशत? तो 25%। वहीं ऑप्शन बी है सरदेशमुखी, सरदेशमुखी कर। ठीक है, तो ये भी क्या है? मराठा शासकों द्वारा ही लगाया गया कर था। और चौथ वसूलने के बाद राजस्व का अतिरिक्त 10% होता था। कितना? तो 10% होता था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह में सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला पॉइंट, किसकी मृत्यु के बाद? तो गुरु गोविंद सिंह की। किस? मुगल सत्ता के खिलाफ। तो इसका जो नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है महाराजा रंजीत सिंह ने, या फिर बी है सूरजमल ने, या सी है अजीत सिंह ने, या डी है बंदा बहादुर ने। तो ध्यान रखिएगा ये किसने किया था? बंदा बहादुर ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, वहीं बंदा बहादुर की जब बात आई है तो ध्यान रख सकते हैं कि मूल रूप से इनका नाम क्या था? लक्ष्मण दास। क्या नाम था? लक्ष्मण दास। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं बात करें, और अगर सिखों के गुरु की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म का संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। ये भी आपको हम टॉपिक वाइज में भी करा चुके हैं, गुरु नानक हो जाएंगे। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। हालांकि 10 गुरु का आपको क्रम भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम आपसे क्या करता है? पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप क्रम भी लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन हो जाएंगे? गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरे नंबर पर हो जाएंगे गुरु अंगद। तीसरे नंबर पे कौन थे? गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। चौथे नंबर पर कौन हो जाएंगे? गुरु रामदास। पांचवें नंबर पर बात करें तो गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन। छठे नंबर पर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद।
और यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है तो 7वें नंबर पर कौन हो जाएंगे, गुरु हर राय। 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो गुरु हर किशन, सुन के भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट 9वें गुरु कौन हो जाएंगे, तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और लास्ट कौन बच गए हैं, 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह। तो ये क्रम आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, सुन के देख के। मैं यहाँ पे जैसा स्पेस था उसके अकॉर्डिंग आपको लिख दिया गया। और सवाल देखिए, गुरु गोविंद सिंह से, गुरु नानक से, गुरु अंगद से, और क्या कहता है, गुरु अर्जुन से बार बार रिपीट होता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर की बात करते हैं। क्या है 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया था, ठीक है। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये डेट पूछा जाता है, तो 5 मार्च 1931 को। पहला बात ये हो गया, ठीक है। वही बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ये दूसरा पॉइंट हुआ। 1931 में हुआ ही, कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। और इसको ये कहा था किसने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन ने, ठीक। तो ये बात हो गई। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य यही था कि कांग्रेस को, किसको, तो कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करना, भाग लेने के लिए प्रेरित करना था, ठीक है। वहीं एलन कैंपबेल जॉनसन की बात करें तो ये ब्रिटिश लिबरल पार्टी का राजनीतिज्ञ, पत्रकार और क्या कहता है, लेखक था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसने कब कहा था, ठीक है। और ये किस पार्टी का, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, ब्रिटिश लिबरल पार्टी, ब्रिटिश लिबरल पार्टी का ये क्या था, राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, सब ये था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। 20वां नंबर प्रश्न, प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये तो आपको हम बहुत बार पढ़ाए हैं, पर इम्पोर्टेंट बनता है मॉडर्न हिस्ट्री में। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बी है दयानंद सरस्वती, सी है केशव चंद्र सेन, या डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। वहीं बात करें कब किया था स्थापना, तो 1867 में। और इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था, किस पर, तो एकेश्वरवाद पर जोर दिया था, ठीक है। वहीं चलिए अगर बात करें दयानंद सरस्वती का, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, किसका किया था, आर्य समाज का। कब किया था, 1875 में। ये बात हो गई। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। केशव चंद्र सेन की अगर हम बात करें तो इनसे आप ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह से आदि समाज, कौन समाज, तो आदि समाज के सुधारक थे। और इनको लिख लिया जाता है कि इस तरह से कि भारत वर्षीय ब्रह्मो समाज के ये क्या थे, सुधारक थे, केशव चंद्र सेन। और स्वामी विवेकानंद से आपको पता ही होगा कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो एक एक बिंदु ध्यान रखना है।
आएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने व्युत्पत्ति का सिद्धांत क्या किया था, प्रस्तुत किया था? व्युत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही बात करें, अगर बात करें क्या कि 1848 से 1856 तक ये क्या रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ये बात हो गई। वही बात करें कि ये एक विलय नीति थी जिसे 1848 में क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। और इस सिद्धांत के तहत सतारा, सतारा को कब, तो 1848 में मिलान करने के रूप में खूब पूछता है। जैतपुर और क्या कहता है, संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर को कब मिलाया गया था, ये भी पूछता है, तो 1849 में। उसी तरह से पूछ लिया जाता है कि झांसी को कब मिलाया गया था, तो 1853 में। और नागपुर को कब मिलाया गया था, तो 1854 में। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। वही बात करें लॉर्ड डलहौजी का, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि पेंशन, पेंशन, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब अधिनियम का क्या किया था, ये उन्मूलन कर दिया था, उन्मूलन कर दिया था कब, तो 1856 में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए किसे पहले नेता के रूप में चयन हुआ था? तो पहली बात आपसे यही पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ, तो अक्टूबर 1940 में। पहला नेता की बात करें तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है आचार्य कृपलानी, ठीक है। तो विनोबा भावे जो हैं वो क्या करते थे, गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किनको, गांधी जी को अपना क्या मानते थे, राजनीतिक गुरु। तो इन्हीं के विश्वस्त अनुयायी बने विनोबा भावे, जो कि प्रथम सत्याग्रही के रूप में बने थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा सत्याग्रही जो बने थे, दूसरा सत्याग्रही ये बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि 17 अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट क्या था, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से इसका शुरुआत किया था। कहाँ से शुरुआत किया था, तो पवनार से इसका शुरुआत किया था, ठीक है। वहीं आपको चलिए कमेंट बॉक्स में तीसरा सत्याग्रही कौन थे ये आपको बताना है कि तीसरा सत्याग्रही कौन थे। कई बार आपको हम बहुत अच्छे से बताए हैं, इसलिए आपसे पूछा भी जा रहा है। और जो भी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, बस आप लोग उसको लाइक शेयर किया कीजिए। अच्छी लगे वीडियो तभी कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना देखे कर दीजिए। अच्छी लगती है तभी ही कीजिए। इसी तरह का प्रश्नों का निचोड़ आपको मिलता रहेगा। आ चुके हैं प्रश्न नंबर 23 पर। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के गुरु निम्न में से कौन थे? यहाँ आपसे स्वामी दयानंद का गुरु पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्वामी बिरजानंद, ऑप्शन बी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, या ऑप्शन सी है शंकराचार्य, या ऑप्शन डी है बल्लवाचार्य।
तो आपको ये पता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। और इनके गुरु की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वामी बिरजानंद जी इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है। वहीं बात करें कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें तो और क्या आप इसमें ध्यान रख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से? आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या थी, एक प्रमुख रचना में आती है, एक प्रमुख रचना है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। वहीं और अगर हम बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश से ही आप ये भी ध्यान रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश को क्या कहा जाता है? आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। बाइबल कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसको आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो बॉम्बे में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ये बात हो गई। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित एक पॉइंट आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं कि इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? तो मूल शंकर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और मॉडर्न हिस्ट्री का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाया गया है। 24 नंबर की अगर हम बात कर लें, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अब आपसे पूछा जा रहा है अलीगढ़ आंदोलन का। ऑप्शन ए है सैयद अहमद खां, बी है सैयद अहमद बरेलवी, सी है महमूद अल हसन और डी है अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खां। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं इनसे संबंधित आप ये भी ध्यान रख सकते हैं सैयद अहमद खां से कि अलीगढ़ में इन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। किस कॉलेज की? तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी क्या की थी? स्थापना किया था। ये प्रश्न भी पूछ सकता है, स्थापना किया था। ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन बी की बात करें सैयद अहमद बरेलवी की, तो इनसे आप ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? बहावी आंदोलन के नेता थे। कौन आंदोलन के नेता? तो बहावी आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद बरेलवी जी। वहीं अगर बात करें सी ऑप्शन है महमूद अल हसन, तो ये देवबंद आंदोलन, कौन सा आंदोलन? तो देवबंद आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन चारों को हम लोग कवर करते हुए चलते ही हैं। वहीं अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। चूंकि नेता की बात हो रही थी तो कांग्रेस के नेता थे। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करें हम सैयद अहमद खान की, तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सैयद अहमद खां जो हैं ये क्या कहते हैं 19वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी? तो ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी के, सदी या शताब्दी लिखिएगा, सदी के मुस्लिम सुधारकों
में से क्या थे? एक महत्वपूर्ण नाम था यह, एक थे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनसे संबंधित सारे पॉइंट की। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। देख ही रहे होंगे आप, एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी फुल डिटेल्स के साथ मैराथन में जानकारी दी जा रही है। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो ये आपसे इनका जन्म स्थल पूछ रहा है। ऑप्शन ए है झांसी, बी है ग्वालियर, सी है वाराणसी और डी है वृंदावन। तो इनका जो जन्म स्थल था क्या हो जाएगा? वाराणसी। और सारे ऑप्शन ऐसा दिया है कि लोग प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन देख के। ठीक है, अब बात आई है लक्ष्मीबाई की। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मूल नाम की अगर बात करें, मूल नाम तो मणिकर्णिका तांबे। क्या नाम था मूल नाम? मणिकर्णिका तांबे। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगर बात करें और तो इनको मनु, अगर बचपन का नाम पूछे तो बचपन का नाम, तब क्या मनु नाम से इनको पुकारा जाता था। वहीं इनका एक और नाम था, छबीली के नाम से भी ये जानी जाती थी। कौन सा नाम? तो छबीली का नाम। और ये सब तो इनका नाम हो गया। वहीं अगर बात करें तो 13 वर्ष की उम्र में, कब? तो 13 वर्ष की कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। किनसे? उनका नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ, गंगाधर राव के साथ क्या हुआ था? इनका विवाह हो चुका था 13 वर्ष की कम आयु में। ठीक है, और 1857 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था और वीरगति को भी प्राप्त हुई थी। और इनके संबंध में ही एक अंग्रेज ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट कहा था जो पूछ लिया जाता है कि विद्रोहियों में एकमात्र वह मर्द थी। ये कथन पूछ लिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने ये कथन कहा था। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूरोज ने कहा था। ठीक है, ये बात हो गई, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, 26 नंबर प्रश्न पे। क्या है 26 नंबर प्रश्न? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, अगस्त 1946 में, या फिर जुलाई 1947 में, या जनवरी 1947 में, या अगस्त 1947 में। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वर्ष तो 1947 होगा, लेकिन जो महीने की बात होगी तो वो होगा जुलाई 1947 में। ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम और बात इसमें करें तो इस तरह से आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ने, किसने? तो ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय, आप ही के लिए लिखा जा रहा है तो आप लोग भी जरूर लिखिएगा, अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया था? पेश किया था। ये डेट पूछा जाता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें, आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या पूछ लिया जाता है कि भारत के, चूंकि स्वतंत्रता की बात आई है, तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के, पीएम लिख देते हैं शॉर्ट में, पीएम कौन थे?
तो नाम ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली। कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें माउंट बेटन योजना के तहत, किस योजना के तहत? तो माउंट बेटन योजना, ठीक है, जो उसको किस योजना के नाम से भी जाना जाता है? 3 जून योजना, 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं 27 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया था? बताइए। 1857 से कितने सारे आपको मॉडर्न में प्रश्न दिख रहे हैं और मिलता भी है, चूंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर बात करें इसके आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? आरजी मजूमदार। ठीक है। ऑप्शन बी में है आपका बीडी सावरकर, सी में है बीजी तिलक और डी है एस.एन. सेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीडी सावरकर ने ये कहा था। किस पुस्तक में कहा था ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बात हो गई। उसी तरह से अगर बात करें तो और क्या पूछ सकता है आपसे? देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, जो जो पूछ लिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट की ही बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, 1857 से संबंधित कथन की बात हो रही है, जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, 1857 से संबंधित, तो ये कथन किसका था? ये था डिजरायली का। किसका? डिजरायली का। उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाता है कि यह पूर्णतः क्या था? सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। ये कथन किसका था? तब ध्यान रखिएगा कौन था? इसमें हो जाएगा लॉरेंस बिश्नोई नहीं जी, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बराबर कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था 1857 के बारे में? तो ये किसने कहा था? ये कहा था टी.आर. होम्स ने। किसने? तो टी.आर. होम्स ने। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए, 1857 से ही संबंधित एक कथन था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन किसने कहा था? ये आपको आंसर देना है, आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। बीडी सावरकर का संबंध कौन संगठन या समाज से? अभी हम इनके कथन के बारे में पढ़ रहे थे, अब इनका किस समाज से संबंध है इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिंद भारत समाज से, ऑप्शन नंबर बी है अनुशीलन समिति से, ऑप्शन नंबर सी है अभिनव भारत से, या डी होगा नौजवान सभा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिनव भारत से। ठीक है, इस संस्था की स्थापना इन्होंने 1904 में किया था। 1904 में भी कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में। विनय दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम हुआ। ठीक है, तो ये बात हो गई।
वहीं अगर हम बात करें अनुशीलन समिति की, तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल में, कहाँ, तो बंगाल में पी मित्रा ने, किसने, पी मित्रा ने इस अनुशीलन समिति का गठन किया था। ठीक है, ये बात हो गई और आपको पता होनी चाहिए। हालांकि अनुशीलन समिति की अगर बात करें, अनुशीलन समिति की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी 500 शाखाएं खोली गई थी। कितनी शाखाएं खोली गई थी, तो 500 शाखाएं खोली गई थी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस प्रश्न में और कुछ था नहीं जो इसके अनुसार आपको और डिटेल दिया जाए। चलिए 29 नंबर पे बात कर लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमें चेक करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है फर्रुखसियर या डी है शाह आलम द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 1771 में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए ये फरमान दिया था। कौन सा फरमान जिसको कहा गया, तो शाही फरमान। कौन सा फरमान, तो शाही फरमान। ठीक है, और क्या जान सकते हैं फर्रुखसियर से, तो फर्रुखसियर से आप ये जान सकते हैं कि इसको घृणित कायर कहा गया था। क्या कहा गया था, घृणित कायर कहा गया था, कहा गया था। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो इसने शाही फरमान दिया, शाही फरमान की अगर हम बात करें, तो क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि उस शाही फरमान को क्या कहा गया था, दस्तक कहा गया था। दस्तक या फिर निशान कहा गया था। एकदम आपको तह से जानकारी दी जाती है ताकि आपका कोई भी प्रश्न इससे संबंधित ना छूटे। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसी तरह से मोहम्मद शाह, इसको क्या कहा गया था, रंगीला बादशाह, जो कि पूछ लिया जाता है। क्या कहा गया था, रंगीला बादशाह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें बारी बारी से चेक करना ही पड़ेगा। रॉलेट एक्ट, तो इस कानून के द्वारा युद्ध के समय जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती की जाती थी। नहीं, सैनिकों की जबरदस्ती भर्ती तो नहीं की जाती थी। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, हमसे सही पूछ रहा है। इस कानून के द्वारा लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया, ये भी बात नहीं थी। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। बिल्कुल यही था रॉलेट एक्ट से संबंधित। और अगला देखिए क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं बात करें तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी क्या किए थे, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी रॉलेट, चूंकि ये 1919 से संबंधित है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध प्रारंभ किए थे। ठीक है, ये बात हो गई। और गांधी जी ने ही रॉलेट एक्ट को क्या कहा था, काला कानून भी कहा था। काला कानून किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको
ध्यान में होना चाहिए कि क्या कहा था। ठीक है, और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी इसको कहा गया था। बिना अपील, बिना वकील और क्या कहता है, बिना दलील का भी इसको कानून कहा गया था। किसको? तो रॉलेट एक्ट को। तो ये सब छोटा छोटा बिंदु आपको नोट डाउन जरूर करना है। आगे की ओर बढ़ेंगे 31वें नंबर प्रश्न पे। और आज का मैराथन सेशन होने वाला है आपके लिए काफी खास। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इस बार। नहीं है। ऑप्शन ए है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत ही दे दिया। आगे की बात करें, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा था, ये बिल्कुल सही बात है। वहीं सत्याग्रह को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, तो सही दिया हुआ है। गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि अगर ये सत्याग्रही शब्द किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और गांधी जी का अस्त्र शस्त्र अगर हम बात कर लें कि गांधी जी का अस्त्र शस्त्र क्या था, तो सत्य, अहिंसा, अहिंसा और क्या कहता है, प्रदर्शन, हड़ताल, आमरण अनशन, ये सब था। आमरण अनशन, ना कि शत्रु को पराजित करना। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर हथियार की बात इनको करें तो क्या था, अहिंसा। सबसे बड़ा गांधी जी इसी को हथियार, सशस्त्र हथियार मानते थे। सबसे बड़ा अगर हथियार की हम बात करें तो। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर यहाँ पर आपसे एक पॉइंट ये पूछ लिया जाता है, चूंकि सत्याग्रह की बात आई है, कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तब ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है आगे की ओर। और उससे जाने से पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक विषय का महामैराथन क्लासेस इसी तरह से दिया जाता है, बिल्कुल डिटेल्स के साथ। और सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे, बिल्कुल आप जाके मिला सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल का नाम है सॉल्यूशन बाय पीजे, जहां आपको जीके जीएस का फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कर दीजिए अभी के अभी। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करें, अपना सुझाव दें। इस सेशन से संबंधित कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ की बात करें तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ दिए जाते हैं। चलिए आज के मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन में पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है। देखिए 13 अप्रैल हर जगह था, लेकिन हमें ईस्वी ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जिम्मेवार की हम बात करें कि इस नरसंहार के लिए जिम्मेवार कौन था, तो ध्यान रखिएगा जनरल ओ डायर, जो कि पूछा भी गया है। ठीक है, वहीं बात करें इस नरसंहार में, जालियांवाला जो नरसंहार हुआ कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इस नरसंहार में हंसराज नाम का, कौन नाम, ये पूछ लिया जाता है कि हंसराज नाम का भारतीयों ने
के भारतीय ने क्या किया था, अंग्रेजों को सहयोग दिया था, यानी कि गद्दार था समझिए, अंग्रेजों को सहयोग दिया था। तो ये नाम आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किसके बारे में पूछता है, या तो बहुत वो बदनाम रहता है या फिर बहुत वो अच्छा इंसान प्रसिद्ध रहता है, उसी के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें कि इसकी क्या कह सकते हैं, इसमें इस पर क्या बनाया गया था, हंटर कमेटी। क्या बनाया गया था, हंटर कमेटी। और इसके अनुसार कहा गया था कि 379 व्यक्ति मारे गए हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। जबकि जो मालवीय समिति बनाई गई थी, मालवीय समिति, उसके द्वारा कहा गया था कि 1000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, जो कि है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो वो कौन रहे थे, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर बात करें अबुल कलाम आजाद जी की, तो ध्यान रखिएगा 1940 में कौन सा अधिवेशन, तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और इसके बाद यानी कि 1945 तक कोई भी अधिवेशन क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। और इसी दौरान ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नवंबर 1946 की, कब, तो इसी में ध्यान रखिएगा, नवंबर 1946 में कांग्रेस अधिवेशन मेरठ के विक्टोरिया पार्क में, कौन पार्क में, तो विक्टोरिया पार्क में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता हुई थी। किसकी हुई थी, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था, अध्यक्षता में हुआ था। कहने का सेंस हुआ कि 1946 का कांग्रेस अधिवेशन जो मेरठ का, वो कहाँ हुआ, तो मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं आपको कि जेबी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी ही जो थे वो क्या थे, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। समझिए, एक प्रश्न का ना आपके लिए पोस्टमार्टम कर दिया जाता है कि ये न सही तो ये पूछेगा, ये न सही तो ये सही, यानी निचोड़ पूरा दे दिया जाता है। तो आप लोग से सपोर्ट की अपेक्षा उम्मीद रहेगी। साइमन गो बैंक साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यहाँ आपसे नारे का निर्माण पूछा गया। ऑप्शन ए है यूसुफ मेहर अली, बी है महात्मा गांधी, सी है लाला लाजपत राय और डी है मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। और ये बीपीएससी के पीटी में ही कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, तो ये इसका जो गठन हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार 8 नवंबर 1927 को क्या हो गई थी, इसकी नियुक्ति की गई थी, नियुक्ति की गई थी। ये डेट भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और इसमें क्या थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। और इसी को विरोध किया गया था और इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया था। कौन सा कमीशन, तो श्वेत कमीशन। और इसी विरोध करते हुए लाला लाजपत जी क्या हुए थे, लाठी से इनको मारकर तो ये शहीद हो गए थे। इनको लाठी से मारा गया था अंग्रेज के द्वारा, जिसके विरोध में ये शहीद हो गए थे। इनको क्या कहा जाता है, शेरे ए पंजाब, शेरे ए पंजाब। और पूछ लिया जाता है कि किसकी लाठी के प्रहार से ये बेहोश होकर बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो कैप्टन स्कॉट, नाम ध्यान रखिएगा, कैप्टन स्कॉट की लाठी के प्रहार से। चलिए अगले नंबर पे बढ़ जाते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जा रहा है। फ्रंटियर गांधी की जगह आपको कहीं पे रहेगा सीमांत गांधी। कौन गांधी, कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी इनके द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनकी एक पत्रिका निकली थी, वो पत्रिका का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या निकली थी, पख्तन। शायद कम ही लोगों को जानकारी हो तो इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, पख्तन। वहीं सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, या फिर इनको क्या कहा जाता था, और इनको कहा जाता था बादशाह खान। कौन खान, तो बादशाह खान भी कह दिया जाता था। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर और देखिए ऑप्शन नंबर ए है पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो राजर्षि के नाम से जाना जाता था। तो नाम की बात आई तो इनके बारे में भी आपको बता दिया गया। वहीं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस लिख देते हैं शॉर्ट में। इनको कहा जाता था देशभक्तों के देशभक्त के नाम से जाना जाता था। बाकी नेताजी के नाम से जाना जाता था, ये तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। लंदन में द्वितीय गेलमें सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ, यानी ये जो असफल हुआ किसकी छत्र छाया में हुआ। ऑप्शन नंबर ए है इमर्सन गांधी समझौता, या बी है हेले गांधी समझौता, या सी है इरविन गांधी समझौता, या डी है गांधी साइमन समझौता। तो याद रखिएगा इरविन गांधी समझौता की असफलता हुई इनकी छत्र छाया में। ठीक है, इरविन गांधी समझौता की अगर हम बात कर लें तो डेट पूछा जाता है 5 मार्च 1931 ये समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू ने इस समझौता को, यानी कि गांधी इरविन समझौता को क्या कहा था, दो महात्माओं का मिलन कहा था, दो महात्माओं का मिलन कहा था। तो कथन का क्वेश्चन आजकल भर भर पूछा जा रहा है
कि किसने क्या कहा था, तो ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, ये बात हो गई, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से आपको से एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आगे की ओर आ जाते हैं 37वें नंबर प्रश्न पे। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, बी है फ्रांस, सी है ईरान या डी है रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस। ठीक है, ये बात हो गई, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसमें अगर बात करें, किसकी बात आई है? प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की बात आई है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए, पूछ लेगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। उसी तरह से अगर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें, तो ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्य में। किसमें? लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। और अब बच गया तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो तीनों आपको बता दिया गया कि कौन किसके शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक अभी कर दिया कीजिए और शेयर भी करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे। लॉर्ड बेलेजले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी है रघुजी भोसले, सी है दौलत राव सिंधिया या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये था। वहीं बात करें कि पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि यहाँ इस तरह से लिख सकते 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बसीन की संधि द्वारा, किस संधि द्वारा? तो बसीन की संधि द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें सहायक संधि स्वीकार करने वाले अगर राज्य की, तो हैदराबाद की बात कर ले। कब? ईस्वी पूछ लिया जाता है मिलान के रूप में, तो 1798। मैसूर और कौन? तंजौर की अगर बात करें तो 1799, ये मिलान के रूप में पूछा जाता है। उसी तरह से अगर अवध की बात करें तो 1801, पेशवा की बात करें तो 1802, और भोसले की बात करें, भोसले की, तो ये 1803, और सिंधिया की बात करें तो 1804। तो सारे का डेट भी आपको यहाँ पर बता दिया गया। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, तो इसको आप थोड़ा टाइम दे के पढ़ा कीजिए। 39 नंबर, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? ऑप्शन नंबर ए है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। वहीं बात करें, सही परिभाषा आपसे पूछ रहा है,
भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, सही परिभाषा ना जी। देखिए यही मिस्टेक होता है, पर आप लोग को नहीं करना है, हम ध्यान दे दी। ये सही सेंटेंस हो गया, हम गलती से बोल दिए कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, चूंकि हमसे सही ही तो पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट में से एक है। वहीं सी की बात करें तो भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा, जो मिस्टेक हमसे हुआ वो आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाए, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो ये सब सेंटेंस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, चूँकि इसका प्रश्न आंसर ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें किसने लिखी है तो ध्यान दीजिएगा, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जिनको क्या कहा जाता है, देश बंधु की उपाधि भी प्रदान है। क्या उपाधि प्रदान है, तो देश बंधु। अब पुस्तक की यहाँ देखिए CF एंड्रूज है, तो इनको कहा जाता है दीन बंधु। क्या कहा जाता है, दीन बंधु, ठीक है। BD सावरकर से संबंधित अभी हम लोग किताब पढ़े भी थे। उसी तरह से याद रखिएगा कुछ किताब का नाम, जैसे पूछ लिया जाता है व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक, तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे इसके लेखक। इम्पॉर्टेंट पुस्तक की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो रिपीट होते एग्जाम में। ध्यान रख सकते हैं आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इसके हो जाएंगे लेखक। उसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या पूछ लिया जाता है, एक किताब का नाम ध्यान रखिएगा, बी, सिर्फ बी, तो इसके लेखक हो जाएंगे NS गोलवलकर, NS गोलवलकर। तो ये सब इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर और आप ध्यान रखना चाहते हैं तो एक और ध्यान रख लीजिएगा, जो कि क्या, लेटर्स ऑफ रसी, लेटर्स फ्रॉम करिएगा, लेटर्स फ्रॉम रसिया। ये पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला घटना है भारतीय जल सेना अधिनियम, जो कि 1927 से संबंधित है, तो बिल्कुल संबंधित है, तो ये तो सही हो गया। यहाँ पर ध्यान दे के पढ़िएगा। बी की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 से संबंधित है, तो ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 से संबंधित है, ये भी सही है। बात करेंगे ऑप्शन डी की सांप्रदायिक निर्णय, जो कि 1933 दिया है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, चूंकि 1933 की जगह 1932 होना चाहिए। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये घोषणा जो हुई थी किसके द्वारा हुई थी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, नाम पूछ लिया जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अब तो मैकडोनाल्ड का पिज़्ज़ा बर्गर भी आता है, बताइए। तो और ये क्या था, उस टाइम के घोषणा किया था ब्रिटिश PM, इसलिए इसको रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा।
चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा 42 नंबर प्रश्न। और वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपके भले के लिए ही बोला जा रहा है। ये रहा हमारा मैराथन का 42 नंबर प्रश्न। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। फिर से आ गया है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए है बक्सर का युद्ध। ये तो आपको इतना डिटेल में बताएं कि 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, सहायक संधि तो क्या है, सहायक संधि पे भी हम लोग चर्चा किए थे, जो कि 1863। तो ये तो गलत दिया हुआ है ही। आगे भी देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार की समाप्ति 1833, तो ये सही दिया हुआ है। वहीं ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 के अधिनियम के तहत, तो हमसे गलत पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें तो सहायक संधि से अभी हम लोग जाने भी थे। अगर बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड बेलेजली द्वारा सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया था। हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया था, ये बात हो गई। ठीक है, और हैदराबाद के निजाम के साथ अगर हम बात करें तो ये कब किया गया था, तो 1798 ईस्वी में किया गया था। और ये सहायक संधियों में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण थी बसीन की सहायक संधि। कौन सी संधि, तो बसीन की सहायक संधि, जो कि आपको हम बता भी चुके हैं कि ये 1802 में हुआ था अंग्रेज के साथ, मराठा पेशवा बाजी राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें, अगर पूछे कि यहाँ पे तो जगह नहीं है, बस आप सुन लीजिएगा एक सेकेंड, कि सहायक संधि भारत में सर्वप्रथम, भारत चूंकि सहायक संधि की बात हो रही, तो सहायक संधि भारत में सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी द्वारा शुरू किया गया था, तो फ्रांसीसी में नाम ध्यान रख लीजिएगा, डुप्ले के द्वारा। किसके द्वारा, डुप्ले के द्वारा। लेकिन अगर पूछे कि सहायक संधि किसके द्वारा सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया था, या तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आज के मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन क्लासेस में इतने सारे क्वेश्चन का डिटेल कराया गया, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां जीके जीएस का आपको फुल डिटेल्स जिस तरह से इस वीडियो में दिया गया है, फुल डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ की बात करें तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, क्यूज भी, जानकारी भी दी जाती है। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो से संबंधित कमेंट भी करेंगे, अपना प्यार देंगे इस वीडियो पे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बड़ा सा आप लोगों के लिए थैंक यू।